हार दिया। इसके बावजूद 2019 में उन्होंने दोबारा से जोधपुर सीट को जीता और इस सीट पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत को 3 लाख वोटों से हराया और उसके ये 2019 में दोबारा से उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, जल शक्ति मंत्री। और इतना ही नहीं, माननीय शेखावत जी पॉलिटिक्स के अलावा जो सोशल वर्क है, सामाजिक कार्यों में भी हमेशा अग्रसर रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए थे तथा एक सीमा जन कल्याण समिति जो सीमा पे, राजस्थान की सीमा पे जो लोग रहते हैं उनको ये कार्यों के लिए जो डेडिकेटेड है, उनके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और उस सीमा जन कल्याण समिति के महामंत्री रहते हुए उन्होंने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत काम किए। 40 स्कूलों के और 4 हॉस्टल्स के निर्माण में उनका बहुत अधिक सहयोग रहा है। ऐसे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। श्री गजेंद्र सिंह। धन्यवाद मित्रों। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सूद साहब, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय रामवीर भट्टी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे प्रवक्ता और सभी पत्रकार मित्रों, 4 दिन पहले देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए एक नया भारत बनाने के संकल्प के साथ में जो यात्रा 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी, उस यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने, उस लक्ष्य की दिशा में एक और मजबूत सशक्त कदम उस बजट के माध्यम से रखा गया। देश के नवनिर्माण का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने 2014 में रखा था, उस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा मना रहा है और हमारे देश ने अमृत काल में प्रवेश किया है। दुनिया कोरोना की आपदा से ग्रसित होने के कारण से दुनिया भर की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां संकुचित होकर के अपने पुराने एवरेज के साथ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही, वहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति के दर को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस महामारी के बावजूद भी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ऐसा बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है, जो हम सब 130 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान का विषय है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश बने और हमारी अर्थव्यवस्था उस दृष्टिकोण से विकसित हो, हमारा ये संकल्प सिद्ध हो, इस दिशा में हम बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़े। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया पिछले लगभग 18 महीने के कालखंड में या उससे भी कुछ अधिक कालखंड में एक बड़ी महामारी से ग्रसित रही है और जो इस सदी की सबसे बड़ी आपदा पूरे विश्व ने एक साथ झेली है। निश्चित ही हम सब लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह से पिछली सदी में आए स्पेनिश फ्लू की आपदा जो 1918 के आसपास आई थी, उसके बाद में दुनिया का
काम करने का, देखने का और आगे बढ़ने का नजरिया बहुत बड़ी तरीके से बदला था। निश्चित ही इस कोरोना के बाद में दुनिया के सोच में, व्यवहार में, व्यक्ति के सोच और व्यवहार में निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आना ऐसी अपेक्षा की जा रही है। लेकिन इस वैश्विक आपदा के कालखंड में जिस तरह से भारत ने इस कोरोना की महामारी का सामना किया, इस कोरोना की महामारी से बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जिस तरह से संघर्ष किया, कोरोना के तीनों ही लहर में जिस बेहतर तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने भारत ने प्रबंधन किया, जहां एक समय में सारा विश्व इस बात की आशंका करता था कि भारत जैसे सीमित संसाधनों वाला देश, उस परिस्थिति में जब पूरी दुनिया की ऐसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, यूरोप के बड़े विकसित देशों से लेकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक, जब सारी विकसित देश जब इस कोरोना के सामने, इस आपदा के सामने उनकी व्यवस्थाएं चरमरा रही थी, धराशायी हो रही थी, तब विश्व सशंकित था कि भारत जैसा सीमित संसाधनों वाला देश इससे कैसे संघर्ष कर पाएगा। लेकिन आज पूरा विश्व और विश्व की ऐसी सारी महाशक्तियां और विश्व के सारे ऐसे विकसित देश भारत के प्रबंध कौशल और सरकार ने जिस तरह से प्रबंधन किया उसको देख करके विस्मित है, चकित है और भारत की तरफ देखने का उनका नजरिया बदला है। विकास की पंक्ति में जो देश भारत के पीछे खड़े हैं, निश्चित ही उन देशों के मन में भी जो भारत के प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा काम या बड़ा गोल या बड़ा लक्ष्य यदि कोई विकसित देश, जिन देशों का मैंने आपके सामने नाम लिया, वो अगर अचीव करता है, वो प्राप्त करता है, तो शायद वो ऐसे पीछे पिछड़े हुए देशों के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए या विकास की गति में, विकास की दौड़ में जो हमारे पीछे खड़े हैं उन देशों के लिए वो शायद विस्मृत करने वाला तथ्य नहीं होता। लेकिन जब भारत इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करता है और इस तरह से प्रबंधन करता है, तो न केवल वो उनके लिए एक रोल मॉडल बनता है, अभी तो भारत के प्रति देखने का नजरिया उनका और भी अधिक रिस्पेक्ट के साथ में भरा हुआ होता है। कोरोना का प्रबंधन और विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ, उसको लेकर के भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व के सभी देशों का निश्चित रूप से बदला है। मित्रों, कोरोना की इस महामारी के बावजूद भी भारत का जीडीपी बढ़ा है और भारत का जीडीपी जो 2014 के समय में जिस स्थिति पर था, जो 1,10,000 करोड़ रुपए की जो जीडीपी हुआ करते थे, वो बढ़ करके 2,30,000 करोड़ रुपए की हुई है। हम 2.3 ट्रिलियन की जीडीपी के पास में पहुंचे हैं और देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 2014 में जहां 200 अरब डॉलर के पास था, वो बढ़कर के अब 650 अरब डॉलर हुआ है। ये भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्तता, मजबूती को तो दर्शाता ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कहीं निवेश करता है, कोई व्यक्ति भी यदि कहीं निवेश करता है, तो वो उस निवेश में वृद्धि होगी, उसके पैसा सिक्योर रहेगा, इस को ठीक से सोच समझ करके निवेश करता है। दुनिया भर की वैश्विक संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे देश जब भारत में निवेश कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर आज विश्व का विश्वास जो है वो बढ़ने लगा है और इस कोरोना की आपदा के बाद में भी वो इंटैक्ट खड़ा है। भारत का निर्यात भी, यदि मैं पिछले वर्षों की तुलना में मैं तुलना करूं, 2013-14 में जो भारत का सकल निर्यात था वो 2,85,000 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर के अब 4,70,000 करोड़ रुपए का हुआ है। निर्यात बढ़ने के दृष्टि से भी इस पूरे कालखंड में, 7 साल के कालखंड में, जो भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का दिशा में हम चले थे, एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना की इस आपदा के कारण से जहां देश की, दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई और 100 साल की सबसे बड़ी चुनौती होते हुए अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से सभी देशों की तरह भारत में भी दबाव था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच कि इस आपदा में लोगों के साथों ने अत्यंत कष्टों को झेला है, हम टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह फैसला किया गया कि पिछले 2 साल में हमने टैक्स का बोझ जनता पर न बढ़े, प्रत्यक्ष टैक्स का बोझ, इसको निर्णय किया और इसको बखूबी इस बार भी लागू किया है। कोरोना की आपदा के बाद पूरी दुनिया में 2 तरह के विचार थे कि जीवन को बचाना है या व्यापार व्यवसाय को बचाना है। अलग अलग देशों ने अलग अलग दृष्टि से इसमें निर्णय लिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने पहले कहा
जान है तो का जहान है। और बाद में उन्होंने कहा कि जो है हमारी अर्थव्यवस्था को भी हमें साथ में बचा करके रखना है। और उसके लिए जो आत्मनिर्भर पैकेज पिछली बार अनाउंस किए गए, एक बजट मिनी बजट के बराबर जितनी 4-5 पैकेजेस में जो घोषणाएं की गई, सामान्य रेडी पटरी पर काम करने वाले व्यक्ति से लेकर के और सभी का जो है एमएसएमईज को जिस तरह से सहयोग किया गया, अब हमारे गरीब व्यक्ति के घर में चूल्हा जले, उसके चूल्हे की आग न बुझ न पाए, इस दृष्टिकोण से जो निर्णय लिए गए, किसान, खेत खलियान मजदूर सभी के हक में जिस तरह के निर्णय किए गए, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया गया, और जिस तरह से इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर को विभिन्न तरह की रियायतें देकर के स्ट्रेंथन किया गया, हैंड होल्डिंग की गई, इंसेंटिव के बजाय हमने स्ट्रेंथनिंग करने पर जो जोर दिया, उसका परिणाम है कि जो है करोड़ों नौकरियां जो इस कोरोना की आपदा के समय में जा सकती थी, उन नौकरियों को बचाने में हम कामयाब हुए हैं। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को घटाने के लिए सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हमने महंगाई के दर को 6% से क्रॉस नहीं होने दिया। एक थोड़े से कालखंड को अगर मैं छोड़ दूं इस कोरोना की आपदा के समय के, बाकी हमने कहीं भी डबल डिजिट में इसको नहीं जाने दिया, जबकि 2014 से पहले हमेशा ही महंगाई की दर 10, 11, 12 और 13% के आंकड़े पर हुआ करती थी। महंगाई के विषय में कहीं भी कुछ भी हमने गोलमाल करने की कोशिश नहीं की। हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि महंगाई बढ़ने का दुष्प्रभाव निश्चित रूप से सामान्य और मध्यम वर्ग पर, निम्न और मध्यम वर्ग पर निश्चित रूप से होता है, सामान्य मानवी के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन महंगाई न बढ़े, इसका तुरंत मुकाबला करने के लिए हमने हमेशा ही जो है प्रभावी कदम उठाए हैं। और अभी आपने सबने देखा होगा कि हमने उसी के दिशा में निर्णय लेते हुए खाद्य तेल में आयात शुल्क में कटौती इस बजट के माध्यम से की है। देश आत्मनिर्भर बने, ये केवल नारा नहीं रहे। देश जो है में भारत का निर्माण भारत के लिए भारत में हो, और मेक इन इंडिया की जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने दी थी, उस संकल्पना को साकार करते हुए रक्षा क्षेत्र का एक उदाहरण मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं कि 2021-22 में जो 58% से जो है पूंजीगत खरीद, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रक्षा क्षेत्र में होता है, उसको 21-22 में 58% से बढ़ा करके अब 22-23 में 68% किया गया है। जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा उसका 68% खरीद जो है वो भारत में निर्मित एमएसएमई और भारत में निर्मित काम करने वाली इंडस्ट्रीज से होगा। निश्चित रूप से ऐसा करने से भारत की एंसिलरी इंडस्ट्रीज को और आयुध क्षेत्र में और रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली एमएसएमईज को बहुत बड़ा संबल मिलेगा, और इसके कारण से भारत में नए रोजगारों का सृजन भी होगा। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टर में जो पीएलआई उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन नीति जो प्रारंभ की गई है, उसके कारण से भारत में इन सारे क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग जगत से मिली है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इसके कारण से अगले 5 वर्षों में 60 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा और 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता भारत में बनेगी। मैं जिस मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला है उसकी चर्चा भी निश्चित रूप से इस समय में करना चाहूंगा। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के, उस उद्देश्य को लेकर के कि सामान्य मानवी मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके उस संकट से निकल करके आगे बढ़ करके सोचना शुरू करे। इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से अनेक निर्णय किए थे। देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के इस विषय की घोषणा की थी 2014 में कि हम देश में कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ जाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन का जब आगाज किया था, शायद चंडीगढ़ में शहर में रहने वाले लोग या आप में से हम में से लोगों के परिवारजन इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश में 68% आबादी लगभग ऐसी थी जिसके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। देश में 30 करोड़ से ज्यादा माता बहनें ऐसी थी जिनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। 2014 में इस लक्ष्य के साथ में जो यात्रा प्रारंभ हुई कि हम सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, माननीय मोदी जी ने कंप्लीट सैनिटेशन पर काम किया। हमने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया। हर घर तक बिजली पहुंचे। 18,000 गांव जो बिजली से अधिशेष थे, जिन तक बिजली नहीं पहुंची थी, करोड़ों घर ऐसे जहां तक 21वीं शताब्दी में भी अंधेरा था,
उन घरों तक बिजली पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। 8 करोड़ से ज्यादा घरों को गैस का चूल्हा देकर के उन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति प्रदान की। करोड़ों लोगों को आवास देकर के उनको जो है पक्की छत और टपकती देकर के टपकती हुई छत से राहत उनके परिवारजनों को दी। और इसी के साथ साथ में करोड़ों बैंक खाते खोल करके लोगों को एक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता का एहसास कराने में कामयाबी प्राप्त की। उसी जो है श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। मित्रों, मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन की घोषणा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने की थी, 19 करोड़ ग्रामीण परिवार जो देश में है, केवल 17% 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पीने का पानी पहुंचता था। मैं तो जैसा अभी बताया गया, मेरा परिचय कराते हुए कि मैं जोधपुर जैसलमेर से आता हूं, पश्चिमी राजस्थान के उस क्षेत्र से आता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी माताओं बहनों को पीने का पानी लेने के लिए रोजाना अपने घर से बाहर निकल करके 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर सिर पर मटका रख करके जाना होता था। एक बच्ची जब 12 साल की 13 साल की उम्र में आती थी, तब कौतूहलवश सिर्फ अपनी माँ के साथ में छोटी मटकी लेकर के पानी लेने के लिए जाती थी। और वो यात्रा जो 12 साल की उम्र से चालू होती थी, वो लगभग 70 साल की उम्र तक आने तक वो यात्रा चलती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, उसके सर पर मटकों की संख्या और मटकों की साइज बढ़ती थी। जैसे जैसे उम्र वापस बढ़े जाती थी, बुढ़ापे की तरफ जाती थी, तो वो वापस उसी क्रम में वापस घटती भी थी। और प्रतिदिन 2, 5, 10-10 किलोमीटर की जो यात्रा वो जीवन पर्यंत करती थी, उस अभिशाप के चलते उसको अपने जीवन में धरती की 4 बार परिक्रमा करने जितना पैदल चलने का अभिशाप भोगना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया कि इन 83% घरों की महिलाओं को, माता बहनों को जो ये पानी लाने का अभिशाप है, इससे हम मुक्त करेंगे, ताकि वो अपने समय का सदुपयोग कर सकें और गुणवत्ता का पानी अपने परिजनों को दे सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पानी की गुणवत्ता, उचित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध न होने के कारण से, ये जानते हुए भी कि पानी में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है या ऐसे हैवी मेटल्स मिले में जिनका प्रतिकूल प्रभाव परिवार के सदस्यों पर, बच्चों पर पड़ेगा। आप उस माँ के दर्द को अनुभव कीजिए कि वो आर्सेनिक का जहर मिला हुआ पानी अपने बच्चों को इसलिए पिलाने को मजबूर है, जानते हुए भी, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि हम हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। हम जानते हैं पानी राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय होने के नाते निश्चित रूप से राज्यों के द्वारा ही इस काम को संपादित करना था। भारत अत्यंत विशाल देश है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां भारत में। इन परिस्थितियों के चलते भारत में जो है, हमने सारे राज्यों के साथ में कंसल्टेशन किया, उनके साथ कंसल्टेशन करके उनकी जमीनी हकीकत, उनकी प्रिपेयर्डनेस, इन सब पर विचार करके हमने गाइडलाइंस 22 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन 2019 में लागू की थी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन देश में हो गया था। 3 महीने का कालखंड मिला। एक बार सबको लगता था कि शायद ये जल जीवन मिशन जो है ये ठहर जाएगा। जो लक्ष्य 2024 का हमने निर्धारित किया है, अब हम उस लक्ष्य से पीछे हटना पड़ेगा, मजबूरी बस हम इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और देश की माताओं बहनों को पीने के पानी के लिए शायद कुछ और साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता का, उनकी ड्राइविंग फोर्स का, कि उन्होंने जिस तरह से ड्राइव किया उसका परिणाम हुआ कि 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के बावजूद भी और पिछले 1.5-2 साल तक लगातार कोरोना की आपदा के कारण से उपजे संकटों के बावजूद भी, पूरे विश्व भर में जो है आयरन, स्टील, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी, इस पूरे कालखंड में जहां 70 साल में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचा था, आज वो आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर चुका। हम लगभग 6 करोड़ के आसपास नए कनेक्शन देने में कामयाब हुए और आज हम लगभग 48% के कगार पर आकर के पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जो तिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय की है, जो लक्ष्य तय किया है, हम उसके बाद में देश की एक भी मां और बहन को घर के बाहर पीने का पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इसी क्रम में हमने पानी की गुणवत्ता की जांच को लेकर के देश में 7.5 लाख महिलाओं को ट्रेन किया। गांव में, हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेन करके उनको फील्ड टेस्टिंग किट दिए और पीने के पानी की गुणवत्ता का एक नया प्रोटोकॉल देश में तय किया। इसी तरह से हम बार बार इस बात की चर्चा करते थे, देश में लगभग 18% हिस्से में देश में हर साल सूखा पड़ता है, लगभग 15-16% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। आइडियली ये होना चाहिए कि देश में सूखे वाले क्षेत्र में सरप्लस बेसिन से पानी ट्रांसफर हो सके और पिछले कई वर्षों से ऐसे पानी जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जिनसे कारण से हम डेफिसिट बेसिन में सरप्लस बेसिन से ट्रांसफर कर सके, इसकी चर्चा होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमने काम करते हुए 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए। अभी बजट की घोषणा में भी ऐसे 5 लिंक्स की चर्चा की गई है। और केन बेतवा के लिए 44,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष में करके उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के 46,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने का इस बजट के माध्यम से हमने आगाज किया है। ये केवल एक प्रोजेक्ट भर का शुरुआत है या आगाज नहीं है, ये देश में एक नई व्यवस्था का शुरुआत है, एक नए जो है वो मार्ग को खोलने की शुरुआत है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जो इसके बाद में दमनगंगा पेंचल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा और पेन्नार कावेरी, इन सब लिंक्स पर जो है काम को हम गति प्रदान कर पाएंगे। माननीय हमारा देश कृषि प्रधान देश है और निश्चित ही कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ में आज हम चंडीगढ़ में बैठ करके बात कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग पंजाब में, हरियाणा में जो है वो कृषि को प्राथमिकता के साथ में देखा जाता है और आजीविका का आधार भी कृषि है। देश में कृषि क्षेत्र में रसायन के अधिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के अधिक उपयोग के कारण से निश्चित रूप से अनेक चुनौतियां बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट एग्रीकल्चर और रसायन मुक्त जो है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर की दिशा में जो चर्चा पिछले साल से की थी, इस बजट के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ करके ड्रोन बेस जो है वो एग्रीकल्चर में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज लिया जाए। नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग ड्रोन के माध्यम से स्प्रिंकल किया जाए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को भी उसके माध्यम से किया जाए और किसान के प्रोड्यूस को ड्रोन के माध्यम से ऐसे हिली टेराइन से शिफ्ट किया जा सके। इसकी दिशा में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कदम आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ में जो देश के किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि दी जाती है उसे 11 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए मिलने वाली राशि के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मैंने चर्चा की थी कि प्रत्येक गरीब को आवास मिले, कोई भी आवास विहीन न रहे, उस प्रत्येक गरीब को आवास मिले, इसका पंजाब में ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि पंजाब में कुल मिलाकर के 48,000 घर ऐसे बने हैं या बन रहे हैं, जबकि मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं उस लोकसभा क्षेत्र में 46,000 घर या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में जितना काम हुआ वहां उतना 5 साल में यहाँ नहीं हो पाया। इस काम को और अधिक गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष के लिए किया है। जल जीवन मिशन के लिए, केवल जल जीवन मिशन के लिए इस साल के बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 16,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि है। पिछली बार हमने आरई में जो है 44,000 करोड़ रुपया बजट लगभग रखा था, लगभग 45,000 करोड़ मान सकते हैं, वहां से लेकर के अब की बार 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी के साथ साथ में हमने एक जो है पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसके साथ जो ग्रोथ के साथ इंजन्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वाटरवेज और उनके साथ साथ में लॉजिस्टिक संबंधी अवसंरचनाओं का हम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करेंगे। इन सातों इंजनों से मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। भारत में पिछले 6 साल में हम सब ने अनुभव किया है कि अटल जी ने जो मार्ग दिया था कि देश में नए हाईवेज बनने चाहिए, तेज गति से हाईवेज का विकास पिछले वर्षों में हुआ है। पंजाब इसका उदाहरण है और आप सब लोगों ने भी इसको देखा होगा। पूरे देश में निश्चित रूप से जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति पिछले 6 साल में हुई है। उसी दिशा में उसको और अधिक जो आगे बढ़ाते हुए 2023 में एक्सप्रेस वे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार करके लोगों को त्वरित आवाजाही संभव हो सके, इसके लिए 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का और इजाफा किया जाएगा और इसके साथ साथ में पीपीपी मोड पर 4 जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी 2022-23 में किया जाएगा। इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि मैं चर्चा करूं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस जो पिछले वर्ष में शुरू हुई थी उसका निश्चित रूप से बहुत जो है अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला है और लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया और निश्चित रूप से उसके कारण से सुविधा बढ़ती है। आने वाले 3 वर्षों में
ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव देने के लिए, बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस, जर्नी एक्सपीरियंस देने के लिए हमने नई पीढ़ी की 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 3 साल में हम चालू करेंगे। इसके लिए इस बजट में घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ में रेलवे भी अपने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी। इस बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर के भी, क्योंकि नए युग में डिजिटल करेंसी जो है अब अनएविटेबल हो गई है। नए युग में डिजिटल करेंसी को अब रोका नहीं जा सकता, इस पर निश्चित रूप से हमें काम करने की आवश्यकता है। और डिजिटल करेंसी की इस क्षेत्र में भी डिजिटल रुपया, जो अभी फिजिकल करेंसी हमारी है, उसका डिजिटल स्वरूप के ऊपर भी इस बजट में घोषणा में चर्चा की गई। माननीय मित्रों, हम सब ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर पिछले वर्षों में बहुत काम किया है। आज हर एक मिलने वाला सरकारी लाभ जो है वो डीबीटी के माध्यम से मिलने लगा है, और निश्चित ही उसके कारण से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है। जहां एक समय चर्चा की जाती थी कि जो कुछ पैसा केंद्र की सरकार देती है उसका शायद 5-7-8% हिस्सा ही नीचे जो है वस्तुतः जिसको मिलना चाहिए उसके पास पहुंच पाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इसे डीबीटी के माध्यम से करना और 100% गवर्नमेंट बेनिफिट्स डीबीटी के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए काम करना शुरू किया है। बैंकों की उपादेयता, उपयोगिता और डिमांड तीनों बढ़ी है। पोस्ट ऑफिस को एज ए पोस्ट ऑफिस बैंक काम करने के लिए हमने उस दिशा में पिछले वर्षों में काम किया था। पोस्ट ऑफिस जो है फुल फ्लेजेड बैंक्स के रूप में काम कर सकें, और जिनको मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट बैंक, इंटरनेट बैंक, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज भी पोस्ट ऑफिस बैंक्स में मिले, इस दिशा में इस बजट में घोषणा की गई है। सस्ता और तेज इंटरनेट देश में मिले, और इसको लेकर के ताकि 5G सर्विस भारत में आए, ईज ऑफ डूइंग भारत में इसके कारण से बढ़े, इस दिशा में भी बजट में चर्चा की गई है। इस तरह से इस बजट में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से स्ट्रेस्ड इकोनॉमी और स्ट्रेस्ड जो है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बाहर निकालने की दिशा में देश की सरकार ने जो है इस बजट के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं इसके साथ साथ में पंजाब के विषय में भी कुछ विषय आपके सामने, कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पंजाब को, हम सब जानते हैं कि पंजाब के आर्थिक हालात किस तरह के। वो पंजाब जो कभी जीएसडीपी की दृष्टि से 80 के दशक में देश में 1 नंबर का प्रांत होता था, मिलिटेंसी के बाद में फिसल करके, मिलिटेंसी के दुष्प्रभाव के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसके दुष्प्रभाव से फिसल करके 4-5वें पायदान पर 2001-2 के दशक में आ गया था। लेकिन उसके बाद में भी संभलने के बजाय ये प्रदेश निरंतर गिरता गया, पिछड़ता गया, आज 16वें-17वें पायदान पर खड़ा है। यदि जीएसडीपी के अगेंस्ट में स्टेट बोरोइंग की मैं बात करूं तो देश में सबसे पीछे जो है ज्यादा बोरोइंग वाला प्रदेश पंजाब बना है। और इसी के साथ साथ में यदि मैं ग्रोथ रेट की दृष्टि से देखूं, जहां मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि हम दुनिया से सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज भी हमने 9.6 के एस्टिमेटेड ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है। लेकिन पंजाब की ग्रोथ को यदि मैं बात करूं तो वो जो 2.6 से 2.8% तक है। ऐसे में पंजाब का रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकेगा, इसकी कोई मार्ग सामने दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी परिस्थिति से जूझते हुए पंजाब को भी इस जो है बजट में निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 5 तारीख को पिछले महीने में जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री फिरोजपुर आने वाले थे, उस दिन करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, नए प्रोजेक्ट्स, इन सब की चर्चा वो प्रधानमंत्री जी करने वाले थे। कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो सके, उसको लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ बात करने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुलिस के गठजोड़ से रास्ता रोका गया, और उसके बाद में जिस तरह की टिप्पणियां की गई, उनकी सुरक्षा को, उनकी जान को खतरे में डाला गया, वो सब मित्रों विषय आप सब लोगों के संज्ञान में है। लेकिन पंजाब को इस वर्ष में टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से, जो पिछली बार पंजाब को 12,026 करोड़ रुपया आरई में मिला था पिछले वर्ष के बजट में, उसके बजाय 2,730 करोड़ रुपया एडिशनल, लगभग 14,756 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं आप सबको, आपके सबके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं कि पिछले महीने में देश ने हिस्टोरिकल हाई जीएसटी कलेक्शन किया, 1,40,000 करोड़ के आंकड़े को हमने छुआ है। तो निश्चित रूप से जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, और आने वाले समय में जिस तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कारण से, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण से, और हमारी जीडीपी की ग्रोथ के कारण से जिस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, निश्चित रूप से प्रदेशों को उसका लाभ होगा।
उसी अनुक्रम में इस बार जो हमारा डिवोल्यूशन में जो पंजाब का टैक्स डिवोल्यूशन में हिस्सा है वो बढ़कर के 12,026 करोड़ रुपए से 14,756 करोड़ रुपए होगा। फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट स्टेट को मिलती है वो ग्रांट इस बार 10,780 करोड़ रुपए की होगी। और भारत सरकार की जो डिफरेंट स्कीम्स है, विशेष करके मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और की जो स्कीम्स है, उन सारी स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स पर पंजाब में 1482 करोड़ रुपए का 1492 करोड़ 1492 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है। जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें भारत सरकार के सहयोग से इस बार जो है 661 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान में पंजाब प्रांत को मिलने वाले। इसके अतिरिक्त तो जो ओपन मार्केट बोरोविंग से पंजाब प्रांत को जो है 20,086 करोड़ रुपए इस वर्ष के बजट में मिलेंगे, इसका प्रावधान किया गया। यदि मैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की बात करूं तो पंजाब में 22-23 के इस साल में 10,900 करोड़ रुपए का निवेश जो है नए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज बनाने के लिए किए जाएंगे। इसी क्रम में एक रोड जो है ब्यास, मेहता, बटाला और डेरा बाबा नानक, इसको जोड़ते हुए 68 किलोमीटर का एक नया हाईवे पंजाब में 27 जो है वो 1883 करोड़ 1883 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसकी मैंने चर्चा की, उस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 13 की नोड्स, जो जिन नोड्स की मैंने चर्चा की थी उसमें से 13 की नोड्स जो है वो पंजाब में बनेंगे। फेज 1 भारतमाला परियोजना में 12 इकोनॉमिक नोड्स जो है जो 7 सेक्टर्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, फिशिंग क्लस्टर्स, मेगा फूड पार्क्स, एनआईसीडीआईसी, फार्मासेज एंड टेक्सटाइल, ये 7 सेक्टर्स जो हैं ये पंजाब में बनेंगे, जिनकी डिटेल में आपको जो है एक नोट में आपको दे दूंगा। मैं सिर्फ आप सबके सामने एक विषय रखना चाहता हूं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी डिटेल में आपको देने वाला हूं, इसके साथ साथ में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो इकोनॉमिक नोड्स बनेंगे पंजाब में, उसके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक नोड मोहाली में बनेगा। फिशिंग सी फूड का क्लस्टर जो है वो मानसा में एक बनेगा। मेगा फूड पार्क 6 फाजिलका, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना और मुक्तसर में, जहां एग्रो बेस इंडस्ट्रीज लग सके, ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। एनआईसीडीआईसी का नोड जो है वो राजपुरा में बनेगा। फार्मा और मेडिकल के क्लस्टर्स मोहाली में बनेंगे। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2, एक चंडीगढ़ और एक मोहाली में, और इसके साथ साथ में टेक्सटाइल क्लस्टर अमृतसर, बरनाला और लुधियाना में, इस तरह के 12 यूनिक नोड्स जो हैं वो पंजाब में गति शक्ति प्लान के तहत बनाए जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दबाव के समय में, स्ट्रेस पीरियड में, जहां जैसा मैंने कहा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में थी, वहां देश को इकोनॉमी को अपलिफ्ट करते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना, क्योंकि इस आपदा के समय में जब पूरी दुनिया जो है लड़खड़ाई हुई थी, तब केवल एक दुनिया में भारत देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि हम इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए काम करेंगे। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम देश के आर्थिक दृष्टि से और देश को एक विश्व में और अधिक प्रभावशाली शक्ति के रूप में नया भारत बना सके, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही इसका लाभ जो है वो भारत को मिलेगा। और ये बजट जो है देश के लिए और पंजाब के लिए, दोनों के लिए निश्चित रूप में एक मील का पत्थर आने वाले समय में होगा। बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की आपने जो बात करी, SYL लिंक नहर का मसला जो है बड़ी देर से अटका हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण वो है कि राज्यों को आप कह रहे हो कि हाँ पानी एक दूसरे को हम सप्लाई करेंगे, लेकिन ये अटका हुआ है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसके ऊपर जो आपके गठबंधन में है बिल्कुल ही अलग, उन्होंने तो पंजाब विधानसभा में ये बिल भी पास कर दिया था कि हम किसी स्टेट को नहीं देंगे, हरियाणा को नहीं देंगे, दिल्ली को नहीं। मुझे लगता है सिंस दिस मैटर इज सब्सिडाइज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, नहीं, मेरा सवाल सर उससे रिलेटेड ये दूसरा सवाल चाहिए। दूसरा सवाल ले लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रत्याशी सीएम बनाए जाने का लेके जो घोषणा है वो आपकी तरफ से, क्या उनको आप प्रत्याशी बनाएंगे, सीएम प्रत्याशी? क्योंकि सिरसा साहब कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ऐसे राज्यों में जहां हम पहली बार सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, या बहुत लंबे समय के बाद में कि हम सरकार में बना सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब हम चुनाव लड़ते हैं, स्थापित परंपरा है कि हम पहले कभी मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं करते।
मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। 2017 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में हम 25 साल बाद सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, क्या किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे? या जब हमने शिवसेना के साथ में ब्रेकअप होकर के हम महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव बनाने के सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब क्या किसी ने कल्पना की थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे? हरियाणा में जब हम इस क्रम में आगे बढ़े थे, तब क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी या प्रश्न किया था कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री हो सकते हैं? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में स्थापित परंपरा यह है कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब हम विधायक दल अपना नेतृत्व चुनाव होने के बाद तय करता है, और वही नेता को जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारे यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी वो मोहर लगा करके मुख्यमंत्री बनाती है। पंजाब की जनता आशीर्वाद देगी, और जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है, जिन गाँव में एक समय ये स्थिति थी और कल्पना की जा रही थी कि पंजाब के गाँव में शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रवेश ही नहीं मिलेगा, वहां सिरोपाव लेकर के लोग हमारा जो है ऊष्मा के साथ में स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब की बार सकारात्मक परिणाम भी आएंगे, और आपके इस प्रश्न का उत्तर शायद 10 तारीख के बाद में शायद किसी समय में आपको मिलेगा। सर, जैसे चंडीगढ़ की बात है सर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे की उठाती रही है। पंजाब कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। मनीष तिवारी का, गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है। मनीष तिवारी का ये कहना है कि नाम होता तो अचंभा होता, नहीं है ये आश्चर्य की बात है। चलिए, कांग्रेस की अंतर्द्वंद है। कांग्रेस पार्टी सभी जगह आपसी विग्रह का शिकार है। दिल्ली में G23 से लेकर के, और पंजाब का उदाहरण तो आप सबके सामने चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पायलट गहलोत जो परिस्थिति है वो आपके सामने है। भूपेश बघेल साहब और मिस्टर सिंहदेव के बीच में जो स्थिति है वो सब आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी सभी जगह इस तरह के आपसी क्लेश, विग्रह और लड़ाई से ग्रसित है, और इसी कारण से हाशिए पर है। आप जो है सूची में नाम होने की बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान अमृतसर आते हैं और 5 सांसद उसका बायकॉट करते हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद में ये सारे प्रश्न और विचार बातें जो है ये अप्रासंगिक हो जाती है। सर, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि कल कांग्रेस जो है वो लुधियाना में सीएम फेस अनाउंस करने वाली है, और मैं आज ही बता दूं कि वो क्या अनाउंस करने वाली है। और सर इस बार सारा देश जानता है कि वो क्या अनाउंस करने वाली है। इस बार सर दो फेस अनाउंस करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगला जो है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को 130 करोड़ में नींद में से उठा करके पूछे, वो बता दे। नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो सब कुछ पहले से ये आ रही है कि 2 सीएम वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो है आम आदमी पार्टी ने जो नौटंकी की थी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी पार्टी ने जो की है उसके बारे में वो टिप्पणी करें, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं। सर, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दों को उठाती रही है। आज जहां पे कि एमसी कमिश्नर, चंडीगढ़ की एमसी कमिश्नर अनिता मित्रा वहां उपस्थित थी, और शहर की मेयर सरबजीत कौर भी उपस्थित थी, लेकिन हिंदू के जो धार्मिक चाहे यमराज हैं, यमराज के पेट में दर्द हो जाता है, ऐसी प्रतिक्रिया का एक नुक्कड़ नाटक वहां पे चलता है, और उसको जब पूछा जाता है कमिश्नर से, तो कमिश्नर कहती हैं ये तो वैसे ही है। तो ये हिंदुत्व के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी बीजेपी सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी धर्म, धार्मिक मान्यता और आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। तो सर ये कहीं भी मैं जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, न मैंने देखा है, न मैंने सुना है, न मैं पढ़ा है। मैं उस घटना के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ। हम व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, और जिस तरह की भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों ने सुनियोजित रूप से जो समाज को बांट करके, टुकड़ों में बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए जो फैलाई गई थी, अब देश और देश जो है, देश के लोग इसको समझने भी लगे हैं, इसको मानने भी लगे हैं, जानने भी लगे हैं और पहचानने भी लगे हैं। इसीलिए इन षड्यंत्र रचने वालों का हश्र ये है कि वो सिमटते 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 अब हाशिए पर आ गए, और वो हाशिए से कब बाहर हो जाएंगे ये अब जनता और देश के लोग उसका इंतजार करते हैं। तो सर, उन पे कब कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, प्रचार के लिए कब तक आ सकते हैं सर पंजाब? देखिए, अभी जिस तरह के चुनाव आयोग ने जिस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं कि 1000 लोगों से ज्यादा लोगों का एकत्रीकरण नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी लोकप्रियता है, जैसा उनको लोगों का उनको लेकर के स्नेह जो है, प्रेम है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यदि होता है तो निश्चित रूप से वो उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं उसमें जो है क्षीणता आती है, कमजोरी होती है, क्षरण आता है।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब तक चुनाव आयोग इस दिशा में अगला अपना निर्देश जारी न करे, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रैलीज करना तय किया है। और पहली वर्चुअल रैली जो है मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख को होगी और उसके बाद में 8 से लेकर के और 18 तारीख तक जब चुनाव प्रचार समाप्त होगा तब तक प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि 3, 4, 5, 6 बार जो है या तो अगर सहूलियत होगी, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, चुनाव आयोग अनुमति देगा तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आएंगे, अन्यथा वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री करने वाले। सर ईडी रेड को लेके एक सवाल है कि जो ईडी रेड्स यहाँ पे अभी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में पंजाब सीएम के भतीजे के ऊपर, तो वो रेड्स का ये जो केंद्र सरकार है वो कांग्रेस लगातार आरोप ये लगाती रही है कि ये एक इलेक्शन डिपार्टमेंट मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। हाँ, मतलब ये इसी टाइम इलेक्शन के टाइम में क्यों करते हैं ये रेड्स? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपसे कोई मिले तो उनसे जरूर पूछेगा कि आपने निश्चित दोष लगाया कि ये चुनाव को लेकर के था, लेकिन उनके घर में जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली और हजारों करोड़ रुपए के लेन देन के जो कागज मिले हैं, क्या वो कागज भी चुनाव से रिलेटेड, या वो पैसा जो है चुनाव में उपयोग लेने के लिए इकट्ठा किया गया था? पंजाब में रेत माफिया के तार जो है वो मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे किस तक जुड़े हुए, निश्चित रूप से पंजाब की जनता को यह जानने का अधिकार भी है। और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा चुनने से पहले निश्चित रूप से इस बात पर विचार भी करना चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति जिसका कनेक्शन सब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, मुझे लगता है कि वो अपने फेस सेविंग के लिए इस विषय को भी चुनाव से जोड़ने के लिए और इस विषय को दिल्ली वर्सेस पंजाब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सब जानते हैं, हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का। जब सामने कागज दिख रहे हैं, दस्तावेज दिख रहे हैं, देश भर के न्यायालय खंड खुले, आप जाकर के चुनाव कीजिए। चन्नी जी के भतीजे को जिसने पकड़ा गया वो माने नहीं है कि हमने ऐसे कमाई की है। क्या अगर कल को चन्नी जी को सीएम फेस कांग्रेस अनाउंस कर देती है तो उस पर आपका क्या? ये तो पंजाब की जनता को तय करना है और पंजाब की जनता को इस बात का जवाब देना है। मुझे लगता है कि आने वाले 20 तारीख को पंजाब की जनता इसका जवाब देगी। थैंक यू, चलिए धन्यवाद।